मन के विचार, दिल की बात ज़्यादा अच्छी तरह हो पाती है। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं आपको इंस्पायर करने नहीं आया हूँ, मैं अपने अनुभव आपके साथ बांटने आया हूँ। करीब 30 साल पहले, जैसा अभी इन्होंने बताया, मैं उत्तराखंड आ गया था और कोई मकसद बहुत बड़ा लेके नहीं आया था। सिर्फ वहाँ एकांत में रहकर कुछ पढ़ना, लिखना और ध्यान की बातें, उसकी गहराई में उतरने की उस समय एक इच्छा और कल्पना थी। लेकिन मन में जिज्ञासा रहती थी कि पहाड़ के गांव, क्योंकि मैं कलकत्ते में और बिहार में बड़ा हुआ था। इसी संस्था से मैंने इंजीनियरिंग की 76 में। तो मैं मैदान के इलाके और वो भी शहरों में रहने वाला आदमी था। तो एक इच्छा होती थी कि पहाड़ के लोग, पहाड़ के गांव, पहाड़ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के मकान कैसे हैं, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है, इसको समझने की एक जिज्ञासा, सहज जिज्ञासा थी। तो मैं गांव की ओर बीच बीच में निकल जाता था और कई में आया कि पढ़ा लिखा होना यानी लिटरेट होना और शिक्षित होना दो अलग अलग बातें। उस समय मेरी ये समझ नहीं थी। तो खैर, गांव के लोगों ने जब कहा कि हमारे बच्चे, कहीं स्कूल आसपास है नहीं, गांव में भी नहीं है, तो आप क्या उनको पढ़ा सकते हैं? तो मैंने उनकी बात सहज मान ली, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाना लिखाना छोटे बच्चों को कौन सी बड़ी बात है। और इस तरह से हमारा पहला एक अनौपचारिक स्कूल कहें, विद्यालय कहें, शुरू हुआ। कुछ समय के बाद जब गांव के लोगों से मित्रता बढ़ी, खास करके वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं से, तो उन्होंने हमको कुछ बातें कही जो हमको शुरू शुरू में समझ में भी नहीं आई और बुरी भी लगी। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा हमारे बच्चों को न इधर का रखती है, न उधर का, न घर का रखती है, न घाट का। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे बच्चों को आपकी शिक्षा बर्बाद कर रही है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इन बच्चों को आप शिक्षा के जरिए होना सिखाओ, हाउ टू बी, दिखना दिखाना मत सिखाओ। अब ये तीनों बातों को हमको समझने में समय लगा। जब समझ में आया, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या समझ में आया मुझे, जब समझ में आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब हुई। समझ में ये आया, वो ये जब कह रही थी कि हमारे बच्चों को आप बर्बाद कर रहे हैं या ये शिक्षा बर्बाद कर रही है, उनका कहने का ये अर्थ था कि जब ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो हमारे काम में हाथ बटाते थे, हमारे गाय भैंसों को देखते थे, हमारी खेती में हाथ बटाते थे, हमारे और तरह के तमाम काम होते हैं उसमें ये हाथ बटाते थे और खुशी खुशी बटाते थे। जब ये स्कूल जाना शुरू कर देते हैं 5 साल 10 साल, तो इनका, अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो, इनके एटीट्यूड आ जाता है। ये अपने को बड़ा समझने लगते हैं, सुपीरियर समझने लगते हैं, और हम माँ बाप को और गांव के लोगों को, बुजुर्गों को, जो असल में मेहनत कर रहे होते हैं, जो इनको खाना खिला रहे होते हैं, उनको ये बेवकूफ़ और पिछड़ा समझने लगते हैं। और अपने काम को
खेती का काम हो, गाय भैंस को देखने का काम हो, बकरी चराने का काम हो, उसको ये हीन या ओछा या छोटा मानने लगते और कलम कागज के काम को, मशीन के काम को ऊंचा मानने लगते। ये हमको समझ में आया धीरे धीरे और उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि पढ़ लिख करके कोई ये फन्ने खां बन जाते हो या इनको कोई बहुत बड़ी नौकरी लग जाती हो या इनका बहुत बड़ा उद्धार हो जाता हो, ये भी हमें नहीं दिखाई दिया। शायद 1000 में 1 या 10,000 में 2, लेकिन हर एक का तो ऐसा नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, तो हम 1000 में 1 या 2 की तो बात नहीं कर रहे होते, हम तो सभी की बात कर रहे होते। तो ये शिक्षा कोई एक आध को, लाख में एक आध को IIT पहुंचा देती है, 1000 में या 10,000 में किसी एक आध को इंजीनियर या डॉक्टर बना देती है, सबको तो नहीं बना पाती। और वो इंजीनियर बन के भी क्या हो रहा है ये भी सोचना पड़ेगा। अभी जिन्होंने यहाँ पे दिया, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, पर वो कितने निकलते हैं उस तरह के, सब वैसे निकल जाएं तो बात ही कुछ हो जाए। तो मुझे लगा कि हमको तो सबका सोचना है, एक दो का नहीं सोचना। और जो सबका सोचते हैं, तो ये जो महिलाएं जो बोल रही हैं कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये बात तो सही है। ये बच्चे, दो बात होती है। और जब ये जो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, उसमें हुआ ये कि जब ये हमको समझ में आया कि हाँ ये बात तो ठीक है कि ये जो लड़की है, ये 2-4 साल स्कूल जाने के बाद अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाना अपने आप सीख जाती है, और वो नेल पॉलिश वाले हाथ अब गोबर में नहीं जाते। और ये लड़का जो है 3-4 साल स्कूल जाने के बाद पैंट में हाथ डाल के इधर उधर घूमता है, अब काम नहीं करना चाहता। ये हमने देखा आम, और आप भी अगर थोड़ा देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो एटीट्यूड में बदलाव आता है, ये कैसे आता है हमको पता नहीं। उसकी बाद में हम लोगों ने एनालिसिस की, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन शुरू में जब ये बात समझ में आई, तो उसका जरिया था मेरे लिए महात्मा गांधी। हुआ ये कि मेरे एक गुरु हुआ करते थे, अब वो रहे नहीं दुनिया में। और गुरु जब मैं कहता हूं तो कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, पर उनसे मैंने बहुत कुछ समझा, सीखा, इसलिए मैं उनको गुरु कहता हूं। उनका नाम था धर्मपाल। आप में से शायद किसी ने ही अगर उनका नाम सुना हो तो बड़ी बात होगी, मैं नहीं मानता कि आपने सुना होगा। उन्होंने इस देश के इतिहास का जितना बड़ा काम किया है आज तक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अंग्रेजों के आने के बाद जो तब्दीली समाज और देश में आई, उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो वो मेरे पास आते थे, हर गर्मी में 1-8 महीने रहते थे, और मैं जब उनसे ये बातें किया तो उन्होंने हंस के कहा कि तुमने महात्मा गांधी को पढ़ा है क्या? और मेरे से किसी ने ये प्रश्न आज तक किया ही नहीं था, क्योंकि सब ये मानते हैं देश में कि हम तो महात्मा गांधी को जानते हैं। तो जब उन्होंने कहा उनको पढ़ा है क्या, उनके बारे में नहीं, उनको पढ़ा है क्या, तो मैं पहली बार मुझे ये सचेतना हुई कि गांधी जी को पढ़ा तो है ही नहीं, और बिना पढ़े मैं ये मान लेता हूं कि मैं जानता हूं। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने प्रेरित किया कि मैं महात्मा गांधी को पढ़ूं, और उन्होंने बहुत मुझे मदद की उसमें। उन्होंने तारीखवार मुझे एक लिस्ट दे दी कि ये चीज़ें तो कम से कम पढ़ लो, इस तारीख का ये लेख या ये भाषण। तो मैंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मंगवाया, इसलिए कि मैं अनुवाद को नहीं पढ़ना चाहता था। मैं ओरिजिनल में जो था वही पढ़ना चाहता था। जब उन्होंने हिंदी में बोला हिंदी में, जब अंग्रेजी में बोला अंग्रेजी में। उससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आज से 100 साल पहले जो ये महिलाएं आज मुझे कह रही है कि हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया आपकी शिक्षा ने, वो 100 साल पहले गांधी जी भी कह रहे हैं। और गांधी जी ने उसको एनालाइज करके बताया। क्या एनालिसिस उनकी है कि जो अंग्रेजी शिक्षा मैं जब कह रहा हूं तो अंग्रेजी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो अंग्रेजी पद्धति की मैकॉलियन शिक्षा आज तक हमें दी जा रही है, सरकारें बदलती रहती हैं पर ढांचा वही रहता है। ये जो शिक्षा हमको दी जा रही है, 100 साल पहले गांधी जी कह रहे हैं, वो हमारे घर और हमारे स्कूल
के बीच का फासला बढ़ा रही है। ऐसा नहीं मानिए कि अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारे यहाँ स्कूल जैसी चीज़ नहीं थी। उसको कोई भी नाम हम और देते हों, पाठशाला देते हों, या गुरुकुल तो बहुत कम होते थे, लेकिन गांव-गांव में पाठशालाएं थी। तो उनका तरीका और उनका स्ट्रक्चर और ये जो अंग्रेज़ी शिक्षा का स्ट्रक्चर था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सो अंग्रेज़ी पद्धति के ऊपर जो बेस होके मैकॉलियन शिक्षा जो देश में चली, उसकी और स्कूल के बीच का फासला बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि घर की भाषा अलग हो गई, स्कूल की भाषा अलग हो गई। पहला बात, घर में आप भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, घर में आप अवधी बोलते हैं, घर में आप कुछ और बोलते हैं, और स्कूल आकर के अंग्रेज़ी या हिंदी बोलने लगते हैं, और दूसरी जगह बंगला या उड़िया बोलने लगते हैं, पर वो परिष्कृत होती है। घर की बोली फिर भी अलग होती है। तो होता क्या है, स्कूल की भाषा ही अलग नहीं होती, स्कूल में और बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे उठना बैठना। तो स्कूल में बेंच लगा हुआ है, बेंच पे आप बैठे हैं पाँव नीचे लटका के, जैसे हम लोग सब अभी बैठे हैं। ये अब देश का नॉर्म हो गया, इस तरह बैठना, ये सभ्यता की निशानी हो गई। लेकिन उसके पहले घर में राजा महाराजा भी आज से 100-125 साल पहले पाँव लटका के नहीं बैठते थे, वो पाँव आलथी पालथी मार के ही बैठते थे। नवाब हो या राजा हो, पीछे पैर करके बैठे या आलथी पालथी मार के बैठे, पर बैठेंगे पैर लटका के नहीं बैठेंगे। स्कूल में पैर लटका के बैठने की पद्धति शुरू हुई। तो बैठने का तरीका अलग, भाषा अलग, बोली अलग, और तमाम तरह की और चीज़ें जो संस्कृति, जिसको आप कल्चर कहते हैं, ये जितने सांस्कृतिक आयाम होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल का एक मुद्दा बड़ा होता है, बोली भाषा बड़ा होता है, ये जितने चीज़ें हैं, ये स्कूल की अलग हो गई, घर अलग हो गया। और बच्चा जब स्कूल जाता है, चाहे वो पढ़ने में कैसा भी हो, तेज हो या ना हो, बच्चे के मन में एक भाव स्वतः ही रहता है कि मैं स्कूल में कुछ सीखने समझने जा रहा हूं, जो मैं घर में सीख समझ नहीं सकता, इसलिए मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। तो स्कूल जिन बातों का प्रतिनिधित्व करता है, उठना बैठना, बोली भाषा वगैरह वगैरह, वो सुपीरियर हो जाती है, और घर जिन बातों का प्रतिनिधित्व करता है वो इन्फीरियर हो जाती है अपने आप, साइकोलॉजिकली। इसका कोई रैशनल नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अपने आप होता है और हर बच्चे में होता है। तो वो ये मान लेता है कि हमारा अपना जो ढंग है वो ठीक नहीं है, और ये जो ढंग स्कूल का है वो ही ठीक है। और ये बात आज तक हो रही है। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि बाद में जब ये बातें समझ में आने लगी तो हम लोगों ने बहुत कुछ फिर उस पर रिसर्च भी किया। एक रिसर्च हमारा था कि हिंदुस्तान के स्कूलों में जो किताबें चल रही है भारत में, दक्षिण से लेके उत्तर और पूर्व से लेके पश्चिम तक, उनका एक सैंपल लेके हम कंटेंट एनालिसिस करें। तो हमने एनसीईआरटी की किताबें ली जो सीबीएसई के स्कूलों में चलती हैं, हमने तमिलनाडु बोर्ड की किताबें ली, हमने यूपी बोर्ड की किताबें ली, हमने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जो आरएसएस जो स्कूल चलाते हैं उनकी किताबें ली, हमने आईसीएसई जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, आईसीएसई के स्कूलों की किताबें ली। इस प्रकार हमने 6 प्रकार के बोर्ड्स की किताबों को लिया। भाषा की किताबें, अंग्रेजी की किताबें, साइंस की किताबें, सिविक्स की किताबें, इस प्रकार की तमाम हिस्ट्री की किताबें हमने ली। और मैं एक छोटी, जो कि समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं छोटे में आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे एक यूपी बोर्ड की किताब है हिंदी को पढ़ाने की, उसका नाम है ज्ञान भारती भाग 3। कक्षा 3 में वो पढ़ाई जाती है हिंदी भाषा को सिखाने के लिए। उसमें एक चैप्टर है, पानी में ले लो, एक चैप्टर है सरोजनी नायडू पे। अब आप थोड़ा ध्यान आकर्षण आपका करना चाहूँगा कि तीसरी कक्षा का बच्चा की उम्र जो होती है
वो कितना होगा? 8 या 9 साल का होगा। 8-9 साल का बच्चा तीसरी कक्षा में हिंदी पढ़ रहा है, सरोजिनी नायडू का चैप्टर पढ़ रहा है, और उसमें लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। वो बच्चा, यूपी के किसी गांव का बच्चा, उसके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि अंग्रेजी कोई बहुत ऊंची चीज है और मुझे तो एबीसी भी नहीं आती है। और ये किताब कह रही है, हिंदी की किताब, कि सरोजिनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। उस बच्चे के दिमाग पे इसका क्या असर होगा, आप कल्पना कीजिए। वो जिंदगी भर बेवकूफ रहने वाला है। वो पहले से मान रखा है कि मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं। और हिंदी की किताब भी यही पुष्ट कर रही है कि देखो सरोजिनी नायडू होशियार थी, वो अंग्रेजी में कविता लिखती थी 5 साल में। आप जरा इसका इम्पैक्ट सोचिए, उस बच्चे के दिमाग पे क्या होगा। वो हीन भावना से ग्रस्त हुए बिना रह ही नहीं सकता। वो ही नहीं, उसका पूरा कुटुंब पिछड़ा है, बेवकूफ है, और कभी कुछ नहीं होने वाला उनका। ये जख्म लेके, ये वुंड लेके वो जिंदगी भर जिएगा। और वैसा आदमी जब जिएगा, आईआईटी में भी आ जाए, क्या होने वाला है उसका? वो सिर्फ नकल करेगा। अगड़ा होने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए, विकसित होने के लिए वो नकल करेगा। किसकी नकल करेगा? जिसको उन्होंने मान लिया है कि ये विकसित लोग हैं। यानी टाई अच्छी तरह पहनो, कोट अच्छी तरह पहनो, उनके तरीके अपनाओ, उनकी भाषा सीखो, उनका एक्सेंट सीखो, उनकी नकल करो। वो कौन है वो आप कल्पना कर लीजिए, जो भी हो। ये देश का गहरा घाव है। इस तरह की तमाम बातें हैं, ये एक बात नहीं है। और अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, मैं कड़वी बात कहूंगा, हम सब में वो चोर छुपा हुआ बैठा है। हम कितना भी अकड़ के चले, पर अंदर वो बैठा हुआ है कहीं चोर की तरह, जो हमको सहज नहीं होने देता, जो हमको कॉन्फिडेंट नहीं होने देता। कॉन्फिडेंस, इस देश में कॉन्फिडेंस का मतलब है अच्छी अंग्रेजी बोल पाना, अच्छी टाई कोट पहन पाना, कोई बड़े पद पे बैठ पाना। आम आदमी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता इस देश का। अमेरिका का हो पाएगा, इंग्लैंड का हो पाएगा, फ्रांस का हो पाएगा, जर्मनी का हो पाएगा। इस देश का आम आदमी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। वो तब उसमें कॉन्फिडेंस आता है जब वो इनकी नकल करने में महारत हासिल कर लेता है, जो अंग्रेजी टीवी के एंकरों में आप देख सकते हैं, और भी जगह दिखाई देगा। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से झगड़ा होता है। ये जो रोग हमको लगा है 100-150 साल से, जिसमें इस देश का आम आदमी और खास आदमी सहज ही नहीं हो पा रहा है। ये बात मुझे समझ में आई अपने स्कूल खोलने के बाद उन ग्रामीण महिलाओं से, नंबर 1, और उसके बाद महात्मा गांधी को पढ़कर नंबर 2। और मुझे, आपको याद, जो लोग आप लोग पढ़ते होंगे किताबों को, तो नॉयपॉल एक थे, वीएस नॉयपॉल, बड़े नॉवलिस्ट थे, नोबेल पुरस्कार वगैरह भी मिला था। ओरिजिनली उनकी फैमिली हिंदुस्तान की फैमिली थी, बिहार की, और फिर वो लोग जाकर के वेस्ट इंडीज़ में ले जाए गए मजदूरों की तरह, और वो वहीं के हो गए। नॉयपॉल साहब ने एक किताब लिखी है, बहुत सारी किताबें लिखी है, जिसका नाम है द वुंडेड सिविलाइजेशन। और मुझे तब समझ में आया कि ये वुंडेड का असल माने क्या है। हम लोग वुंडेड लोग हैं। हम कितना भी सिलिकॉन वैली में जा कर के पैसे कमा लें, लेकिन सिविलाइजेशनली वी आर अ वुंडेड लॉट, और इस तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम कर क्या रहे हैं हमारे ग्रामीणों के साथ, हमारे शहरी लोगों के साथ? हम कर क्या रहे हैं? हम बड़े आदमी बनने के उतावली में अपने वुंड को, अपने जख्म को भर नहीं रहे। हमारी गांव की महिला ने कहा, होना सिखाओ,
दिखना दिखाना नहीं। आप सोचिए ये शिक्षा क्या कर रही है। आज की शिक्षा, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, उसका पूरा जोर इस बात पे रहता है कि हम किस तरह से नकल करने में अव्वल बन जाए। वो कॉपी वाली नकल नहीं कि दूसरे की कॉपी देख के नकल कर दी या किताब देख के नकल कर दी, वो तो है ही, लेकिन हम दूसरे का पहनावा, दूसरे का हाव भाव, दूसरे की चीजें, उसमें नकल हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। मैं ऊपर सेंट स्टीफेंस ले लीजिए, दून स्कूल ले लीजिए, किसी भी ले लीजिए, मैं यही पाता हूं कि हर जगह ये रोग व्याप्त है। हम सहज नहीं है। एज ए सिविलाइजेशन, एज ए कंट्री हम सहज नहीं रह गए। गांव का जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो सहज है। जिसको ये रोग लग गया 4-5 साल का, वो असहज हो गया, वो बीमार हो गया। इसको कौन ठीक करेगा? ये मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में कहीं ना कोई भावना होगी कि आपने ये आवाहन नाम की या थिंक इंडिया नाम की चीज शुरू की है। थिंक इंडिया, देश के बारे में सोचो। देश का हर पढ़ा लिखा नागरिक, चाहे वो गांव का पढ़ा हो या सेंट स्टीफेंस में पढ़ता हो, उसमें नकलची पने का पुट है कि नहीं? एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपवाद जरूर होंगे। वो पुट है कि नहीं? वो कहीं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कोई और आइडेंटिटी को अपनाने में लगा हुआ है कि नहीं? इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और अगर इस बात में, मेरी बात में आपको कहीं सच्चाई लगती है, तो पहले तो उसको खोजिए, और खोजने के बाद उसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढने के प्रयास कीजिए। हमने किया। हमने 30 साल, जब से ये बात समझ में आई, हमने इस बात पर काफी दम लगाया। क्या किया? तो हमको ये समझ में आया कि 2 प्रकार का आत्मविश्वास होता है। एक होता है जिसका नाम हमने दिया निरपेक्ष आत्मविश्वास, और एक होता है जिसका नाम हमने दिया समझाने के लिए सापेक्ष आत्मविश्वास। सापेक्ष आत्मविश्वास है जिसमें आप हर समय अपनी तुलना दूसरे से करते हैं। वो कपड़ों में करें, पैसों में करें, डिग्री में करें, पद में करें, शक्ल में करें, फैशन में करें, कोई भी चीज, कोई भी आधार हो सकता है, पर आप हर समय अपनी तुलना दूसरे से करके अपना मूल्यांकन करते हैं। और आप अगर पाते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं, तो आप में आत्मविश्वास आता है। और आप जब पाते हैं कि मैं दूसरों से थोड़ा कमजोर हूं इन आधारों पे, तो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। फ्लक्चुएटिंग है, रिलेटिव है, पर असल आत्मविश्वास है निरपेक्ष आत्मविश्वास, जिसमें आप जैसे हैं आप उसको स्वीकार करते हुए अपने साथ और दूसरे के साथ सहज रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। दूसरा कौन है, कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे तुलना नहीं करेंगे। यह हुआ निरपेक्ष आत्मविश्वास। मेरा मानना है हमारे देश का हर एक नागरिक, पढ़ा लिखा आदमी सापेक्ष आत्मविश्वास में विचरण कर रहा है। निरपेक्ष आत्मविश्वास का उसको भान नहीं है। और ये शिक्षा का काम है कि निरपेक्ष आत्मविश्वास की ओर उसका ध्यान आकर्षित तो कम से कम करे। तो हमने सबसे पहला इसमें काम किया कि हमने बच्चों को 2 शब्द, एक शब्द है शब्द, वर्ड, और दूसरा शब्द है अर्थ, मीनिंग। हम उनसे पूछते हैं कि शब्द और अर्थ में क्या फर्क है। और ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूं, आप अपने ही अंदर ढूंढिए इसका अर्थ कि शब्द और अर्थ, वर्ड और मीनिंग में क्या फर्क है। और मैंने पाया कि ज्यादातर लोगों ने इस पे सोचा ही नहीं है। और हमारी पूरी शिक्षा अर्थ आधारित नहीं होकर शब्द आधारित हो गई है। तो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका मोटा मोटी
व्यापक रूप से हिंदुस्तान में ये है CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, ये प्रोसेस है। सी जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा सी नहीं जानता, तभी तो आप पढ़ा रहे हैं। वो सी नहीं जानता, वो ए भी नहीं जानता, वो टी भी नहीं जानता, वो कैट भी नहीं जानता, वो शायद बिल्ली को जानता है। शायद इसलिए कह रहा हूं कि अपनी भाषा में बिल्ली का कोई और नाम से वो पुकारता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मान लें कि बिल्ली को वो जानता है। आप पढ़ा रहे हैं CAT, कैट माने बिल्ली। आपने इतने सारे शब्दों का चयन किया जिनको वो नहीं जानता है, और आखिर में आप उसको बता रहे हैं बिल्ली। यानी आप कर क्या रहे हैं? आप शब्द से अर्थ की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको ठीक किया। हमने कोशिश की कि वहां से शुरुआत करें जहां से बच्चा पहले से जानता है। तो उससे पूछा कि भाई ये क्या चीज है? बच्चे ने बताया इसे हम बिल्ली कहते हैं। वो पहले से जानता है, स्कूल आने से पहले से वो जानता है, वो मूर्ख नहीं है। ये बिल्ली है, बिल्ली दूध पी लेती है, हमारे घर की चीज़ों को खा लेती है, वगैरह वगैरह। वो बहुत कुछ जानता है उनके बारे में। तो वो बोला बिल्ली, तो हमने कहा इसी को अंग्रेजी में कैट कहते हैं। और कैट जो है वो 3 ध्वनियों से बनता है, CAT। और जो है कैट जो है 3 अक्षरों से लिखा जाता है। एक की आकृति ऐसी होती है, दूसरे की ऐसी और तीसरे की ऐसी। तो हमने अपनी शिक्षा में परिवर्तन ये किया कि आज जो शब्द से अर्थ की ओर जाने की प्रवृत्ति है, उसको हमने अर्थ से शब्द की ओर ले जाने की कोशिश की। यही काम, यही पद्धति हमने गणित में लगाई, यही पद्धति हमने इतिहास में लगाई, यही पद्धति हमने भूगोल में लगाई, इत्यादि इत्यादि। यानी जहां से आप जानते हैं वहां से शुरू करके, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम मीनिंग टू वर्ड, फ्रॉम नियर टू फार। जो बच्चा जानता है, जो उसके आसपास है, वहां से शुरू करके उसको दूर ले जाए। एक काम ये किया। टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट है मेरे पास। 2 चीजें और जो हम लोगों ने की वो आपको बता दूं। आज हम ऐसे पढ़ाते हैं, मैं फिर पद्धति की बात कर रहा हूं, कि बच्चे को ये पढ़ाते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हम ये मानते हैं ये पढ़ाने का तरीका गलत है। पहली बात तो सूरज उगता नहीं है, धरती घूमती है, सूरज उगता हुआ प्रतीत होता है। सूरज तो अपनी जगह बैठा हुआ है, आप घूम रहे हैं और आपको लगता है कि सूरज उग रहा है। दूसरी बात, सूरज अपनी जगह से उगता है और आपने उस दिशा का नाम आपने दिया है ईस्ट या पूरब। तो हम बच्चे को ये पढ़ाते हैं कि सूरज जहां से उगता हुआ प्रतीत होता है, उस दिशा को हम पूरब कहते हैं। मैं पद्धति की बात कर रहा हूं, फिर से आप समझिए। तो एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन ये किया। दूसरा और तीसरा हमने ये किया कि हमने ध्यान आकर्षण की विधि को इंट्रोड्यूस किया। यानी ज्ञान और जानकारी में हमने फर्क करना शुरू किया। आज के दिन इतना बड़ा कंफ्यूजन देश में है कि ये कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। नो, इट इज नॉट। इंफॉर्मेशन कम्स एंड गोज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। जो आपको जनरल नॉलेज की किताब में जितनी जानकारियां हैं वो जानकारियां हैं, दे आर इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। नॉलेज सनातन होता है, जानकारी टेम्परल होती है, ट्रांजिएंट होती है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल के दिन नहीं थे। आने वाले कल में कौन प्रधानमंत्री होगा हम नहीं जानते। तो ये टेम्परल है, ये ट्रांजिएंट है, ये चेंजिंग है, ये समय और काल दोनों से बंधा हुआ है। पर नॉलेज जो है वो परमानेंट है। वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो यहाँ भी है, अमेरिका में भी है और अफ्रीका में भी है। 2 और 2 4 हर समय होंगे। सो नॉलेज और इसमें जानकारी में हमने फर्क करना शुरू किया। और नॉलेज को आप किताब से नहीं पढ़ा सकते,
आपको ध्यान आकर्षण ही करना होगा। ध्यान आकर्षण का मतलब है जैसे जो चीज़ टेंजिबल है, मैं ये तो आपको दिखा सकता हूँ, भाई इसको माइक कहते हैं, लेकिन मैं आपको सम्मान कैसे दिखाऊंगा, मैं आपको प्रेम कैसे दिखाऊंगा, मैं आपको विकास कैसे दिखाऊंगा। जो चीज़ इनटेंजिबल है, मैं आपको स्वतंत्रता कैसे दिखाऊंगा, मैं आपको फ्रीडम कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। तो जो चीज़ इनटेंजिबल है, अदृश्य है, अमूर्त है, उसी के डोमेन में नॉलेज अक्सर होता है, उसको हम कैसे बताएं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक विधि का नाम दिया ध्यान आकर्षण की विधि। टीचर का काम यह है कि उस ओर ध्यान आकर्षित करे। अगर आपको सम्मान सिखाना है तो सम्मान ये नहीं होता, ये तो हम औपचारिकता में भी कर सकते हैं, पाँव भी छू सकते हैं, मन में सम्मान हो कि ना हो। तो ये तो सम्मान का एक्शन है। ये एक्शन झूठा भी हो सकता है, ये एक्शन फरेबी भी हो सकता है। सम्मान क्या है? तो हम बच्चे को ये कह सकते हैं, भाई जब तुम किसी अपने गुरु के बारे में, अपने परिवार में किसी के बारे में सोचते हो और तुमको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, इस पर एक डिस्कशन हो सकता है। वो जो अच्छा लगता है, वो फीलिंग जो है, वो सम्मान है। तो हम लोगों ने ये 2-3 परिवर्तन किए, बड़े परिवर्तन किए। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और हमने टेक्स्ट बुक को एक किनारे रख दिया। कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो मेरा अपना मकसद ये है कि देश का ये जो ज़ख्म है हमारे बच्चों में, वो ज़ख्म भरा जाए। मैं बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ाया हूँ और मैंने देखा है कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे विद्यार्थियों में ज़ख्म रह जाता है कि भाई हम IIT नहीं पहुँचे, और ज़िंदगी भर वो ज़ख्म रहता है। और वो किसी IIT वाले से मिलता है तो अपने में एक हीनता महसूस करता है और फिर उस हीनता को ढकने का प्रयास करता है। ये मैंने बहुत बारीकी से देखा है। या जो लोग अंग्रेज़ी ठीक से नहीं बोल पाते, उनमें एक हीनता का भाव रहता है और वो हीनता को किसी और ढंग से भरते हैं। तो ये देश में आप कितना भी काम करिए, आप सबको सड़क दीजिए, आप सबको पानी दीजिए, आप सबको बिजली दीजिए, बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल स्तर पे जब तक हम उनका ज़ख्म नहीं भरेंगे, मुझे लगता है ये देश खड़ा नहीं होगा। उस पे काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार।